यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बीपीएससी का यहाँ पर टेस्ट सीरीज चल रहा है। आज 28 का टेस्ट देखेंगे। टेस्ट नंबर यहाँ पर तीसरा रहेगा, ठीक है। टेस्ट नंबर 3 हम लोग आज 28 का देखेंगे और यहाँ पर पहला दूसरा पेपर हम लोग यहाँ पर कवर कर चुके हैं। तीसरा देखेंगे, उसके बाद अगला आएगा चौथा नंबर, ठीक है। तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं। इसमें यहाँ पर मेडिवल इंडिया, मध्यकालीन जो भारत होता है इतिहास का, ठीक है, और करंट अफेयर्स में यहाँ पर पूरा क्वेश्चन होगा ये, राइट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं। कल हम लोगों ने यहाँ पर किया था दृष्टि का, और यहाँ से एक पेपर और किया था, वो किया था आपका ज्ञान बिंदु का क्या था, ठीक है। तो वो भी आप देख सकते हो। आते क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं यहाँ से, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन 1 है, निम्नलिखित में से सूफी सिलसिलों को उनके यहाँ पर संस्थापकों के साथ सही सम्मिलित करना है, कौन सा सम्मिलित होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इसमें दे रखा है कि चिश्ती सिलसिला है ना, चिश्ती सिलसिला आपका जो जाएगा ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। उसके बाद आपका दे रखा है सूराबद्दी सिलसिला शेख बहाउद्दीन जकारिया। कादरी सिलसिला जो होगा ये क्या होगा, कादरी सिलसिला आपका हो जाएगा सिक्कती, मतलब शेख अब्दुल कादिर। और नक्शबंदी सिलसिला आपका हो जाएगा बहाउद्दीन नक्शबंद। करेक्ट आंसर ABCD जो है इसका 1 का एक करेक्ट हो जाएगा। इससे आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से, चिश्ती सिलसिले किस सूफी यहाँ पर को चिराग ए देहलवी दिल्ली का दीपक कहा जाता था? आंसर बताना है आपको। करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरे का, यहाँ से पढ़ा भी होगा आपने, है ना। आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर शेख नसीरुद्दीन इसका सही आंसर होगा। चिराग ए देहलवी को प्रसिद्ध सूफी फकीर नसीरुद्दीन महमूद के लिए जाना जाता था। वे 14वीं शताब्दी में शुरुआत में पुरानी दिल्ली आए थे और निजामुद्दीन औलिया के एक यहाँ पर परिचित के बाद उनके उत्तराधिकारी बने थे। दूसरे का बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, दिल्ली में सुल्तानत के रूप में शासन करने वाली एकमात्र महिला रजिया सुल्तान किस वंश की थी? करेक्ट आंसर तीसरा का हो जाएगा, ये थी गुलाम वंश इसका आंसर होगा, ठीक है। रजिया सुल्तान दिल्ली सुल्तानत की पहली एकमात्र शासक थी, वह गुलाम वंश से थी और वह इल्तुतमिश 1210 से 1236 तक टाइम पीरियड था इसका, ठीक है। और इल्तुतमिश की बेटी थी, उसने 1236 से 1240 के दौरान शासन भी किया था, राइट, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन 4 है, निम्नलिखित में सही क्रम इनका क्या होगा? तुगलक खिलजी गुलाम लोदी या लोदी खिलजी गुलाम तुगलक, तो क्या होगा इसमें से? आंसर जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा यहाँ से डी स्टेटमेंट सही है, गुलाम खिलजी तुगलक लोदी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। गुलाम वंश कब था? 1206 से 1290, ठीक है। और खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1414 और सैयद वंश 1414 से 1451 तथा लोधी वंश 1451 से 1526, ठीक है, याद रखना है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। राजपूत राजव्यवस्था की खासियत थी क्या? इनकी खासियत थी कि ये राजपूत एडमिनिस्ट्रेशन जो फ्यूडल थे सिस्टम उस पर आधारित थी, जहाँ जमीन सामंत को दी जाती थी और जो राजा को मिलिट्री सर्विस देते थे। आंसर क्या होगा? बी यहाँ से 5वें का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, तराइन की पहली लड़ाई 1191 के बीच लड़ी गई थी, किसके बीच? आंसर हो जाएगा छठे का करेक्ट आंसर, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच यहाँ पर लड़ी गई थी। छठे का बी यहाँ से सही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं। तीन तरफा संघर्ष के बारे में विचार करना है। तीन तरफा संघर्ष के बारे में इन बातों पर गौर करना है। पहला बोला है ये मुख्य रूप से कन्नौज के कंट्रोल पर लड़ा गया था, पहला। 7वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है। सेकंड बोले इसमें शामिल 3 राजवंश पाल, प्रतिहार और चोल थे, ठीक है। सेकंड बात यहाँ से गलत है क्योंकि चालुक वंश ने इसमें पहली बात तो सही थी, ठीक है। और ये पाल वंश गुर्जर, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच थी, इसका चोल हिस्सा नहीं था, बात गलत होगी। राष्ट्रकूटों ने कभी भी दक्कन में दखल नहीं दिया था, सही बात है। 7वें का 1 और 3 करेक्ट है, बी। क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं। 8वां बोला है कि नीचे दिए गए यहाँ पर राजवंश और यहाँ पर इसके क्षेत्र कौन कौन से होंगे बताने आपको। पहला परमार वंश आपको जगह मालवा और चंदेल वंश की बुंदेलखंड पर राज किया था, ठीक है, तो ये सही है। सेकंड बात है चंदेल बुंदेलखंड, सही बात है। और सोलंकी राजस्थान, इसमें ये बात गलत है क्योंकि चालुक वंश ने गुजरात पर राज किया था, राजस्थान पर नहीं किया था, ठीक है। परमार वंश ने मालवा पर और चंदेल ने बुंदेलखंड पर राज किया था, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ पर सिर्फ 2 करेक्ट है, 1 और 2, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से मंदिरों में से कौन सा चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया था? करेक्ट आंसर 9 हो जाएगा, खजुराहो मंदिर इसका सही आंसर होगा। खजुराहो मंदिर की 10वीं और 12वीं सदी के बीच चंदेल वंश ने बनवाए थे। क्वेश्चन 10, नीचे दिए गए शासकों को उनके धनंजय जैसे विद्वानों के संरक्षण करने में सम्रांगण सूत्रधार लिखने के लिए जाना जाता है कौन? आंसर हो जाएगा 10वें का करेक्ट आंसर, बी भोज इसका सही आंसर होगा। मालवा के भोज एवं ये महाशासक थे
विद्वान राजा थे और उन्होंने आर्किटेक्चर और राजनीति पर राम रांगण सूत्रधार लिखा था। बी आंसर होगा। क्वेश्चन 11, राजपूत पॉलिटी के बारे में इन पर बातों पर गौर करना है। देखते हैं। पहला बोला है कि राजपूत राज सेंट्रलाइज राज सही थे। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि राजपूत जो थे राजनीति ज़्यादातर सामंती थे, सेंट्रलाइज नहीं थे। सेकेंड बात है, जमीन की ग्रांट पॉलिटिकल सिस्टम का आधार माने जाते थे। सही बात है। सामंतों को सामंत कहा जाता था, ये बात भी यहाँ से करेक्ट है, सामंतों को सामंत कहते थे। आंसर 2 और 3 इसकी बात करेक्ट है, ए नंबर। क्वेश्चन 12, निम्नलिखित में से ग्रंथों को उनकी रचनाकार के संबंध में बताना कौन सा यहाँ पर सही मैच हो रहा है। देखो, राजतरंगिणी 12 में क्या होगा? राजतरंगिणी आपको हो जाएगा कल्हड़। राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ थे। ये कश्मीर के ऐतिहासिक महत्वपूर्ण स्रोत है। सेकेंड बात है, गढ़वहो बाणभट्ट। ये बात गलत है, क्योंकि गढ़वहो रचनाकार बाणभट्ट नहीं बल्कि वक्पति थे। कन्नौज के शासक यशोवर्मन की प्रशस्ति में लिखा गया था। तीसरा, हर्षचरित बाणभट्ट। ये बात करेक्ट है, हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने की थी, जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। 1 3 करेक्ट है। आंसर यहाँ से ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 13 इनमें से कौन गढ़वाल वंश की राजधानी थी? गढ़वाल वंश की राजधानी में से कौन सी थी? आंसर 13 हो जाएगा सी, कन्नौज। इसका सही आंसर होगा। ठीक है, गढ़वाल वंश ने कन्नौज को राजधानी बनाकर राज्य के उत्तर प्रदेश को बिहार के कुछ हिस्सों पर राज किया था। ठीक है। 14 गुर्जर पथियार के बारे में नीचे दिए गए कथन पर विचार करना है। उन्होंने अरब हमलों को सफलतापूर्वक विरोध किया था। पहली बात क्या होगी? 14 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। मीर भोज उनके सबसे ताकतवर शासक था। ये बात भी करेक्ट है। तीसरा बात है, उसकी राजधानी मानखेत थी। ये बात गलत है, क्योंकि मानखेत राष्ट्रकूटों की राजधानी थी, गुर्जर पथियारों की नहीं थी। ठीक है, ये बात गलत है। आंसर क्या होगा? ओनली 1 2 करेक्ट है। 14 का आंसर ये सही आंसर होगा। क्वेश्चन 15 है, नीचे दिए गए यहाँ पर जो कथन या बयान है उस पर विचार करना है कि उत्तर भारत में राजपूत ताकत के पतन के सबसे अच्छे से समझाता है कौन? आंसर हो जाएगा 15 का करेक्ट आंसर। घुड़सवार सेना में कमी और पुरानी मिलिट्री जो थी उसका टैक्टिक्स का इस्तेमाल करना, ये इसका क्या होगा? आंसर हो जाएगा 15 का करेक्ट आंसर। क्योंकि राजपूत जो पारंपरिक लड़ाई वाले पैदल सेना पर बहुत यहाँ पर ज़्यादा निर्भर होते थे और उनकी तुर्की लड़ाई सेनाएं घुड़सवार सेना और घुड़सवार तीरंदाजों को इस्तेमाल करती थी, जिससे क्या होता था, उन्हें स्ट्रेटेजिक फायदा काफ़ी ज़्यादा मिलता था। तो आंसर यहाँ से ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 16 तुगलक वंश के निम्नलिखित सुल्तानों को में से किसने चांदी के बजाय तांबे के सिक्के जारी किए थे? 16 का आंसर हो जाएगा ये मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के बजाय तांबे के सिक्के क्या जारी किए थे। और तुगलक ने चांदी के सिक्के का नाम आदि रखा था। क्या रखा था? आदि, है ना, ये रखा था। और तुगलक ने टोकन मुद्रा के रूप में तांबे के पीतल के सिक्कों का प्रचलन शुरू कर दिया था, जिसका मुख्य मूल्य जो था सोने या चांदी के जो सिक्कों थे उसके समान होता था। और 1330 से 32 के बीच में, वर्ष 1330 में देवगिरी और अपने असफल जो अभियान के बाद उन्होंने एक टोकन मुद्रा भी जारी की थी। 16 का बी करेक्ट है। क्वेश्चन 17 दिल्ली सल्तनत के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? दिल्ली सल्तनत के बारे में यहाँ पर जो सही नहीं है, आंसर हो जाएगा नसीरुद्दीन महमूद शाह सल्तनत कालीन का पहला शासक था जिसने आमदनी का ब्यौरा तैयार करवाया था। 17 का क्या होगा? 17 का सी स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक सल्तनत कालीन का पहला शासक था जिसने आमदनी का ब्यौरा क्या किया था? तैयार करवाया था। क्वेश्चन नंबर 18 सल्तनतकालीन शासन व्यवस्था में मंत्री और उसके विभाग के संबंध में कौन सा गलत है? 18 में कौन सा गलत है? आंसर हो जाएगा देखो दीवान इस्तिहाक, ये क्या होगा? पेंशन विभाग था। एकदम करेक्ट बात है, सही बात है। ठीक है, दूसरा बोला है कि दीवान खैरात ये दान विभाग होता था। बरीद मुमालिक ये क्या होता था? ये क्या होता था? गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। और सद्र उस सुदूर सैन्य विभाग, ये सैन्य विभाग नहीं था, सद्र उस सुदूर जो था धर्म और दान विभाग का प्रमुख मानते थे इसको। ठीक है, 1 2 3 करेक्ट है। आंसर डी नहीं, गलत पूछे तो डी है। ठीक है। क्वेश्चन 19 दिल्ली सल्तनत के तहत इक्ता प्रणाली के संबंध में विचार करना है। इक्तादार वंशानुगत भूमिधारक होते थे। 19 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये गलत है, क्योंकि इक्ता प्रणाली में इक्तादार वंशानुगत नहीं होते थे। ये बात गलत हो जाएगी, सुल्तान उन्हें हटा सकता था। सेकेंड बात है इक्तादार राजस्व एकत्र करते थे और सैनिकों का रख रखाव करते थे। सही बात है। ठीक है, इक्तादार राजस्व एकत्र करते थे और इनका रख रखाव करते थे और तथा सुल्तान उनका स्थानांतरण कर सकता था, है ना। 2 और 3 बातें इसकी करेक्ट है। आंसर क्या होगा? सिर्फ 19 का बी करेक्ट है, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 20 दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से शासकों में किसने सबसे पहले घोड़ों उतारने की प्रथा वर्णात्मक रूप से चेहरा की शुरुआत की थी? वर्णात्मक रूप से
वर्णनात्मक रोल चेहरे की शुरुआत की थी। आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर 20 का ये बी करेक्ट है, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम घोड़ों को दाग जो प्रथा थी उसको वर्णनात्मक रोल या चेहरा बोलते थे जिसको, उसकी प्रणाली शुरू की थी। इससे क्या तो नकली सैनिकों की पहचान हो सकती थी और केवल वास्तविक योद्धाओं को ही वेतन मिल सकते थे। बी आंसर होगा 21। 21 नंबर है, दिल्ली सल्तनत के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। तबकात नासिरी 21, तबकात नासिरी मिनहाजुस सिराज सही है क्योंकि तबकात नासिरी के लेखक मिनहाजुस सिराज थे। ये विशेष रूप से इल्तुतमिश और प्रारंभिक गुलाम वंश के इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत है। सेकेंड बात है तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी। सेकेंड बात भी सही क्योंकि तारीख फिरोज शाही के लेखक जियाउद्दीन बर्नी थी और ये खिलजी और तुगलक काल का राजनीतिक जानकारी का स्रोत बताता है। दोनों बातें यहाँ से क्या होगी इसकी करेक्ट हो जाएंगी। तीसरी बात है तारीख मुबारक शाही। तारीख मुबारक शाही के लेखक अमीर खुसरो नहीं बल्कि यहाँ पर यौवा बिन अहमद सरहिंदी थे। अमीर खुसरो ने खजाइन उल फतू आदि ग्रंथ लिखा था, तो ये गलत हो जाएगी बात। 1 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 22 नंबर है, बोला है कि निम्नलिखित में से सही कथन पर विचार करना है। दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। 22वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है नहीं है, 22वें का पहला करेक्ट है क्योंकि दिल्ली के सल्तनत राजस्व को प्रत्येक परगना को ग्रामों, ठीक है, ये का समूह बताते थे और एक की आमिल या अमल गुजार की एक नियुक्ति की जाती थी। सेकेंड बात है दिल्ली में सुल्तानों को एकता प्रणाली की प्राचीन देसी संस्था थी, गलत है। तीसरी बात क्या है, तीसरी बात बोला है मीर बख्शी का पद दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासनकाल के अस्तित्व में आया था, ये भी बात यहाँ से गलत है। सिर्फ एक स्टेटमेंट इसका करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर ये जो परगने के राजस्व का संग्रहण का कार्य करता था। एकता प्रणाली भारत की प्राचीन देसी संस्था न होकर अरब की मौलिक प्रणाली थी, ठीक है। इसका उद्भव पश्चिम एशिया ईरान में हुआ था जिसे दिल्ली सल्तनत के इल्तुतमिश द्वारा लागू किया गया था। और मीर बख्शी जो सैन्य विभाग था उसका मुगल का पद है, न कि सल्तनत काल का। सल्तनत काल के सैन्य विभाग को प्रमुख दीवाने खारिज कहलाते थे। सिर्फ पहली बात यहाँ से करेक्ट है, 22वें का ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है 23, निम्नलिखित में से कौन प्रमुख रचनाएं और उनके लेखक सम्मिलित नहीं कर रहे हैं। आंसर हो जाएगा 23 का नहीं कर रहे तुगलकनामा अल बरूनी। ये बात गलत है क्योंकि तुगलकनामा अमीर खुसरो द्वारा लिखा गया था। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में सल्तनत अब उत्तर प्रदेश में पटियाली में हुआ था। खुसरो को भारत की आवाज का, भारत का तोता, तूती हिंद कहा जाता था। तराना और त्रिवत का श्रेय भी खुसरो को ही दिया जाता था। उन्हें कव्वाली का जनक भी माना जाता था। सितार के आविष्कार का श्रेय खुसरो को ही दिया जाता है। 23D 24 सम्मिलित करना है, सोचिए सूची दो देखते हैं। 24 नंबर पहला बोला है फुतुउल सलातिन, पहला क्या होगा, ये इसामी है ना, क्या होगा इसामी। दूसरा फुतु ए फिरोज शाही, फिरोज शाह तुगलक, राइट। आगे तारीख फिरोज शाही का हो जाएगा बर्नी। और खजाइन उल फतू हो जाएगा क्या, आमिर खुसरो। करेक्ट आंसर यहाँ से 34 का ये करेक्ट है। 25 नंबर आते हैं 25, अलाउद्दीन खिलजी की विजय के संबंध में विचार करना है। चित्तौड़गढ़ का विजय, गुजरात की विजय और रणथंभौर का विजय, देवगिरी दत्ती का अभियान। 4 बातें इन्हें से बोला सही क्रम के अनुसार हमको लगाना है, ठीक है। देखो सही क्रम के अनुसार लगाएंगे तो 25 में हो जाएगा आपका। गुजरात की विजय 1298 में हुई थी, नोट कर लो, आप बताते चलता हूँ मैं, ठीक है। रणथंभौर का विजय 1301 में, ठीक है। उसके बाद चित्तौड़ की विजय 1303 में और देवगिरी का द्वितीय अभियान जो था 1313 में, ठीक है। तो ये सब बातें नोट कर लो। आंसर यहाँ से क्या होगा 25 का एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में विचार करना है कौन सा सही होगा। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व के ईश्वरीय अधिकार को सिद्धांत का पालन किया था। 26 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा करेक्ट है। सेकेंड, उसने बार बार होने वाले विद्रोह को रोकने के लिए 4 अध्यादेश जारी किए थे। सेकेंड बात भी क्या होगी यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी। तीसरा यहाँ से वो बोले वह सल्तनतकालीन पहला सुल्तान था जिन्होंने दक्षिण भारत में आक्रमण किया था। तीसरी बात भी करेक्ट है। 1 2 3 सभी स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। 26 का 1 2 और 3 तीनों यहाँ से सही है, ठीक है। 27 बनाते हैं। 27 नंबर है निम्नलिखित शासकों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। देखते हैं 27। पहला रजिया सुल्तान जो है ये थी 1236 से 1239, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी कब था, अलाउद्दीन खिलजी का था 1296 से 1316। अकबर का था 1556 से 1605, ठीक है। और शेरशाह का था
1540 से 1545। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 2 4 3 डी यहाँ से सही आंसर होगा। 28 आते हैं। 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा इंडो इस्लामिक वास्तुकला के संबंधित नहीं है? करेक्ट आंसर 28 का हो जाएगा ये इंडिया गेट नई दिल्ली इसका आंसर होगा। इंडिया गेट इंडो इस्लामिक वास्तुकला से संबंधित नहीं है, बल्कि ये ब्रिटिश युग की स्मारक वास्तुकला का एग्जाम्पल मानते हैं। इसका निर्माण 1921 में सर एडविन लुटियंस द्वारा विश्व युद्ध के शहीद भारतीय के सैनिकों की याद में किया गया था। ठीक है, आगे आते हैं। आगे 29 नंबर, मध्यकालीन महिलाएं और शासिकाएं और उससे संबंधित वंश से कौन सम्मिलित नहीं है? आंसर हो जाएगा 29 का करेक्ट आंसर यहाँ से बेगम बड़ी साहिब आदम शाही वंश इसका करेक्ट आंसर होगा 29 का सी। ठीक है, क्योंकि मध्यकालीन में शासी जो महिलाओं से संबंधित वंश रजिया सुल्तान गुलाम वंश से थी। ठीक है, और रानी दुर्गावती गोंड वंश से थी। लेकिन जो बेगम बड़ी साहिब है ये आदिल शाही वंश, ये बात इसकी गलत हो जाएगी, रानी रुद्रमा काकतीय वंश से थी। ठीक है, आगे आते हैं। क्वेश्चन 29 हो गया। 30 नंबर, 30 नंबर क्वेश्चन है, किस शासक के संबंध में निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर, काफ़ी दूर है या बहुत दूर है? 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए गयासुद्दीन इसका सही आंसर होगा। ठीक है, गयासुद्दीन क्या होगा इसका करेक्ट आंसर है। आगे आते हैं। क्वेश्चन 31, विजयनगर साम्राज्य के संबंध में कौन सा कथन यहाँ से गलत है? विजयनगर साम्राज्य के बारे में कौन सी बात यहाँ पर गलत है? 31 का करेक्ट हो जाएगा यहाँ से गलत। ये विजयनगर भारत के कर्नाटक राज्य में विजयनगर जिले के स्थित एक शहर के तुंगभद्रा नदी के तट पर बसा हुआ है और ये प्राचीन विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था। 31 का बी करेक्ट है यहाँ से। क्वेश्चन 32 विजयनगर साम्राज्य में स्त्रियों के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर गलत होगा? स्त्रियों के बारे में कौन सी बात यहाँ से गलत है? आंसर हो जाएगा कि वहाँ पे कई स्त्री महिलाएं जो थी ज्योतिष, पहलवान, लेखाकार, क्लर्क और रक्षक थीं। महिलाओं को संगीत और ललित कला जैसे विभिन्न क्षेत्रों को शिक्षित और प्रशिक्षित किया गया था। कुछ महिलाएं समाज के ऊंचे पदों पर आसीन थीं और विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं सम्मान दिया था, सम्मान करते थे, सम्मान देते भी थे और उन्हें संगीत, ललित कला, कुश्ती, हथियार और उपयोग के लेकर के यहाँ पर उच्च कोटि की शिक्षा भी प्राप्त होती थी। विजयनगर साम्राज्य में राजाओं की महिलाएं उच्च पदों पर आसीन थीं और साम्राज्य के राजनीतिक सामाजिक जो पक्ष थे है ना उसको लेकर के भी यहाँ पर रक्षक होती थी। तो यहाँ पे देखो एक बार क्वेश्चन ना यूपीएससी ने पूछा है, बीपीएससी ने नहीं, यूपीएससी ने क्वेश्चन यहाँ से पूछा था। देखो जब यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेता है ना तो जो अदर स्टेट वाले ना उसको थोड़ा सा हल्का करके घुमा देते हैं क्वेश्चन, है ना। तो यूपीएससी ने क्वेश्चन क्या पूछा था? यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था करीब 18-19 में या 20 में प्रीवियस में देखोगे तो कि विजयनगर साम्राज्य में जो स्त्रियों की दशा इनमें से कौन सी नहीं थी। उसमें लिखा था क्या वो ज्योतिष जानती थी, ये सब जानती थी। तो मैंने भी पेपर दिया था उस टाइम पे, तो मैंने लिखा था ज्योतिष तो उस टाइम पे शायद नहीं जानती होंगी, तो ज्योतिष मैंने कट किया था उसको, है ना। तो बल्कि वो सही आंसर था। अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना कि ज्योतिष भी जानती थी वो। तो एक एक चीज़ को आपको ध्यान में रखते जाना, क्वेश्चन क्या पूछ ले। ठीक है, 32 का आंसर क्या होगा? डी करेक्ट है। ये बोला कि वहाँ पर क्या बोला कि असत्य है, ज्योतिष विद्या ग्रहण नहीं करती थी। गलत बात है, सेम यहाँ भी दे दिया उसने। वहाँ पे जो ज्योतिष का ज्ञान नहीं था ऐसा कुछ था वहाँ पे एक स्टेटमेंट, तो यहाँ पे ज्योतिष का ज्ञान था उनको और विद्या ग्रहण करती थी। 33 नंबर, दिलवाड़ा का मशहूर मंदिर कहाँ स्थित है? 33 का आंसर माउंट आबू। दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। इसका निर्माण सोलंकी शासकों के मंत्रियों द्वारा कराया गया था और वे संगमरमर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे आते हैं। क्वेश्चन 34, सूहरावर्दी सिलसिला के संस्थापक कौन थे? सूहरावर्दी सिलसिला के संस्थापक 34 का आंसर हो जाएगा शिहाबुद्दीन सूहरावर्दी बहाउद्दीन जकारिया। ये बात करेक्ट होगी क्योंकि सूहरावर्दी सिलसिला के संस्थापक बगदाद के शिक्षक शेख शिहाबुद्दीन सूहरावर्दी थे और भारत में सूहरावर्दी सिलसिले को संगठित, सुदृढ़ तथा लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय था वो शिहाबुद्दीन सूहरावर्दी के शिष्य बहाउद्दीन जकारिया को जाता था। आगे आते हैं क्वेश्चन 35 नंबर है, मध्यकालीन भारत के इतिहास में संबंध में कौन सा शब्द अर्घट्टा से निरूपित करता है? ये भी क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, कहीं एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन पहले। आंसर देगा 35 का सी करेक्ट, भूमि की सिंचाई को लेकर प्रयुक्त जल चक्र है ये। 35 का क्या होगा? सी करेक्ट आंसर है। अर्घट्टा यहाँ पर मध्यकालीन भारत में सिंचाई से प्रयुक्त होने वाले एक फारसी पहिया है। ये यांत्रिक उपकरण है जिसका उपयोग पानी उठाने के लिए किया था। इसमें स्रोतों से विशेषकर खुले हुए कुएं के पानी को निकालने के लिए पशु शक्ति का प्रयोग करता था और इसमें प्रयुक्त होने वाले जानवर, मवेशी, बैल आदि अर्घट, अर प्लस घट मतलब संयोग से बना, जहाँ पर अर का अर्थ होता है तिली छड़ या घट का अर्थ होता है बर्तन। राइट, शायद यूपीएससी ने ही क्वेश्चन पूछा है पहले, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है कि इसमें पूछा गया, बट किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया ये। ठीक है, आंसर 35 का सी करेक्ट है। 36 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा
सही सम्मिलित नहीं करता है। कौन सा सही सम्मिलित नहीं करता है? आंसर 36 का हो जाएगा निम्बार्क गौड़ी वैष्णव संप्रदाय, इसका आंसर होगा डी, क्योंकि निम्बार्क जो है सनकाजी संप्रदाय होगा, है ना, ये गलत हो जाएगा। बाकी सब करेक्ट है। रामानुज श्री संप्रदाय, माधवाचार्य ब्रह्म समाज और वल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय। 37 नंबर है, 9वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? आंसर हो जाएगा 37 का करेक्ट आंसर, ये की थी सी विजयालय, इसका आंसर होगा। विजयालय ने चोल लगभग 850 ईस्वी पूर्व तंजावुर पर कब्जा क्या किया था करके मध्यकालीन चोल राजवंश की स्थापना की थी। 38 आते हैं, अलवार नैनार कहाँ के भक्त संत थे? 38 का आंसर हो जाएगा हिंदू धर्म के नैनार भगवान शिव के भक्त संत थे और इनका उद्भव मध्यकालीन में मुख्यतः दक्षिण भारत के तमिलनाडु में हुआ था। कुल 63 नैनारों ने शैव सिद्धांत के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी प्रकार विष्णु के भक्त संतों को अलवार कहते थे। 38 का आंसर डी करेक्ट है, दक्षिण भारत। 39 नंबर, 39 नंबर, तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 में पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया था? 39वें का आंसर हो जाएगा, यह हराया था बी मोहम्मद गोरी, इसका आंसर होगा। ठीक है, जिससे यहाँ पर उत्तरी भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना भी हो गई थी। 40 एलोरा का मैसूर कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? करेक्ट आंसर 40 का हो जाएगा, ये बनवाया था राष्ट्रकूट, इसका सही आंसर होगा 40 का। एलोरा मंदिर, एलोरा शिव मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के कैसे प्रथम ने करवाया था और ये भगवान शिव को समर्पित एक अखंड शिला काटकर बनाया गया मंदिर था। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 41। निम्नलिखित में से फारसी अनुवाद और अनुवादक संबंधित कौन मिलान गलत बताता है? इसमें कौन सा गलत है? आंसर 41 का हो जाएगा, ये डी नंबर गलत। अथर्ववेद अबुल फजल, ये बात गलत हो जाएगी क्योंकि अथर्ववेद यहाँ पर सर हिंदी होगा, अबुल फजल नहीं। भागवत पुराण टोडरमल करेक्ट है। रामायण बदायूं नकीब खान कादिर करेक्ट है। महाभारत बदायूं नकीब खान कादिर, ये भी करेक्ट है। ठीक है, आंसर क्या होगा? डी। 42 नंबर आते हैं 42। जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने नादिर उल असर के खिलाफ नवाजा गया था? आंसर हो जाएगा 42 का करेक्ट आंसर उस्ताद मंसूर, इसका सही आंसर होगा। जहांगीर उसके जो दरबार में अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, फर्रुख बेग तथा बिशन-दास नामक प्रसिद्ध यहाँ पर चित्रकार थे। अबुल हसन को उसके मंदिर उच्च जमा तथा उस्ताद मंसूर नादिर को उल असर की उपाधि से नवाजा गया था। मंसूर दुर्लभ पशुओं, बिरले, पक्षी और अनोखे पुष्पों का कुशल चित्रकार था। 42 का ये करेक्ट है। 43 नंबर है, किताबुल रहला में किस शासक के समय की घटनाओं का उल्लेख मिलता है? 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, इसका सही आंसर होगा। किताबुल रहला जो है इस ग्रंथ में उसने मोहम्मद तुगलक के दरबार के निर्णय और नियम नीति रिवाजों का, परंपराओं को, दास प्रथा और स्त्रियों की दशा को लेकर सुंदर वर्णन किया है। आंसर क्या होगा? 43 का बी करेक्ट है। 44 नंबर है 44 नंबर, निम्नलिखित में से दिए गए लोधी वंश के शासकों का सही क्रम क्या था? सही क्रम था 44 का करेक्ट आंसर, ये बैदुल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। बैदुल लोदी 1451 से 1489, 1451 से 1489। सिकंदर लोदी 1489 से 1517, 1489 से 1517 और इब्राहिम लोदी 1517 से 1526, 1517 टू 1526। तो आंसर क्या होगा? सी करेक्ट है आंसर। 45 नंबर है 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर है, निम्नलिखित में से असत्य कथन बताना कौन सा होगा? कौन सा इसमें यहाँ पर गलत कथन है, ये बताना है। ठीक है, आंसर हो जाएगा 45 का करेक्ट आंसर यहाँ से जो गलत है ये सी होगा। सिकंदर लोदी ने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था, ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है, 45 की। 46 नंबर, मुगल साम्राज्य का पतन के कारण कौन सा नहीं है इसमें? पतन का कौन सा कारण इसमें नहीं है? आंसर 46 का हो जाएगा, ये स्थिर केंद्रीय प्रशासन का अभाव, इससे नहीं होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से सी करेक्ट है 46 का। ठीक है, मुगल साम्राज्य के पतन के कुछ कारण थे, जैसे कि अयोग्य उत्तराधिकारी, दक्कन के यहाँ पर सैन्य जो अभियान थे उसको अधिक धन व्यय होना, ठीक है, और व्यय होना, और औरंगजेब की धार्मिक सहिष्णुता की नीति होना, जागीरदारी व्यवस्था का संकट होना, स्थिर केंद्रीय प्रशासन का अभाव होना, ठीक है, दरबार में विरोधी गुटों का उदय होना और सैनिक दुर्बलताएं होना, ये सब यहाँ पर हो सकती थी इनकी पतन के कारण मुगल साम्राज्य के। लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट है। आगे आते क्वेश्चन 47। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल कालीन राजकवि जो और उसके समय के शासक के संबंध में सम्मिलित नहीं कर रहा है? आंसर हो जाएगा 47 का नहीं कर रहा है, वो बी तालिब अमूली शेरशाह, इसका सही आंसर होगा। तालिब अमूली शेरशाह ये गलत है, बाकी सब करेक्ट है। मुल्ला गजाली, अकबर, ठीक है,
अबुल तमिल शाहजहां और कपिसी शाहजहां, लेकिन बी वाला स्टेटमेंट इसका गलत हो जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन 48। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर गलत है? कौन सा कथन ऐसे गलत है बताना है। मुगल चित्रकला जहांगीर के नेतृत्व में शीर्ष बिंदु पर थी। पहला 48 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश अकबर के दरबार में हुआ था। सही बात है। दसवंत और बसवंत प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट अकबर के राज दरबारी थे। सही है। चौथी बात है, अकबर चित्रकला का सबसे बड़ा कुशल पारखी था। ये बात गलत हो जाएगी 48 की। ठीक है, क्योंकि मुगल काल में चित्रकला जहांगीर के नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर पहुंची थी और यूरोपीय चित्रकला का प्रवेश अकबर के दरबार में हुआ था और दसवंत के बसवंत प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के अकबर राज दरबारी देखे गए थे और जहांगीर की चित्रकला का सबसे बड़ा कुशल पारखी था जहांगीर। ठीक है, ना कि यहाँ पर अकबर। आगे आते हैं। आगे क्वेश्चन है 49 निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है? 49 में सही है जो ये हो जाएगा, बोल रहे कि अकबर के दक्कन की नीति का मुगल पतन हुआ था। गलत है, क्योंकि देखो सेकंड बात है, औरंगजेब की धार्मिक नीति मुगल साम्राज्य के पतन का एक कारण थी। एकदम सही, क्योंकि औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीतियों ने जजिया कर को पुनर्लागू और हिंदू मंदिरों का विध्वंस और राजपूतों के संघर्ष के मुगल साम्राज्य की कमजोर किया था। इससे क्या था कि जो मराठा थे, है ना, इससे क्या था कि जो मराठा थे विद्रोह, सिख विद्रोह और हिंदू मुस्लिम एकता टूटी और जो साम्राज्य का पतन का मुख्य कारण बनी थी। आंसर 49 का बी करेक्ट है। क्वेश्चन 50 है, अकबर के 9 रत्नों में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारा गया था? 50 का आंसर हो जाएगा बी, यहाँ से यूसुफ जाइयों का विद्रोह को दबाते समय। आंसर क्या 50 का बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 51 है 51। मध्यकालीन भारत में शासकों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? पहले बताते हैं। पहला बोला है कौन सा कथन गलत पूछ रहे हैं ना 51। ठीक है, पहला बोला अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग खारिज विभाग स्थापित किया था, है ना। गलत है, क्योंकि यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक ने अपने गुलामों के लिए एक विभाग की स्थापना की थी, दीवाने बंद करने का, है ना। तो ये बात गलत हो जाएगा। सेकेंड बात है, बलवन ने अपनी घोड़ा दागने की प्रथा शुरू की थी, सेना में घोड़ा दागने की प्रथा शुरू की थी। ये बात ये भी गलत है। ठीक है, क्योंकि बलवन ने यहाँ पर नहीं की थी, ये भी बात यहाँ से गलत हो जाएगी। तीसरा है, मोहम्मद बिन तुगलक ने बाद में दिल्ली पर गद्दी पर उसके चाचा बैठे थे। ये बात भी गलत है। देखो यहाँ से जो तीनों बातें ना, तीनों बातें यहाँ से क्या हो जाएंगी, एकदम गलत दे रखे हैं ये। ठीक है, तीनों बातें गलत हैं, 1, 2 और 3। चौथी बात है कि फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों को एक अलग विभाग बनाया था। ये बात इसका करेक्ट है। बाकी सब इसके स्टेटमेंट गलत हैं। तो गलत पूछा तो बी इसका स्टेटमेंट करेक्ट होगा 51 का। ठीक है, 52 आते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर है, मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासन ने निर्गत किया था? आंसर हो जाएगा 52 का 52 का करेक्ट आंसर ये शेरशाह। ठीक है, रुपया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम शेरशाह सूरी ने भारत में अपने शासनकाल में 1540 से 45 के बीच में किया था और माना जाता है कि शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में रुपया चलाया था, वह एक चांदी का सिक्का था। आगे आते हैं क्वेश्चन 53। मुगलों की धार्मिक नीति के संबंध में कौन सा कथन गलत है? धार्मिक नीति में कौन सी बात गलत है? तो आंसर हो जाएगा हुमायूं ने झरोखा दर्शन और ये पाबंद लगाई थी। गलत हो जाएगी बात, है ना, क्योंकि मुगल ने जो धार्मिक प्रथा थी, धार्मिक नीति थी, इसमें अकबर दीवाने इलाही को शुरुआत किया था और जहांगीर रक्षाबंधन त्यौहार को मनाता था और यहाँ पर शराब और जुआ पर भी रोक लगाई थी। शाहजहां ने सहिष्णुता पावोस करने वाली जो प्रथा बंद कर दी थी और तीर्थ यात्रा का लगाने का प्रयास किया था। औरंगजेब ने झरोखा दर्शन ये सब पर पाबंदी लगाई थी। किसने? औरंगजेब ने, हुमायूं ने। 54 आते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। 54 बोला है, भारत मराठा साम्राज्य है, ठीक है, मराठा साम्राज्य के शिवाजी के संबंध में कौन सा कथन यहाँ से गलत होगा? 54 यहाँ से जो गलत है 54 का आंसर हो जाएगा ये बी। अप्रैल 1656 में शिवाजी शिवनेर को अपनी राजधानी बनाई थी। बी क्या होगा 54 का सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि मराठा साम्राज्य में संस्थापक शिवाजी थे और अप्रैल 1656 में शिवाजी रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। शिवाजी पड़ोसी राज्यों में आक्रमण नहीं करने का वादा कर उनके लिए चौथ कर वसूलते थे और पुश्तैनी कर स्वदेशमुखी के रूप में वसूलते थे। डी बी आंसर होगा 54 का। क्वेश्चन 55 55 नंबर है,
अष्टप्रधान नामक मंत्रिपरिषद थी, अष्टप्रधान नामक जो मंत्रिपरिषद थी, तो इसमें बताना कौन सी थी। ठीक है, करेक्ट आंसर 55 का हो जाएगा यहाँ से, ये शिवाजी के प्रशासन में अष्टप्रधान थी। क्वेश्चन 56 से 56 नंबर क्वेश्चन, 18वीं शताब्दी में सिखों का उदय को शक्ति के रूप में स्थापित होने में कौन सा कारक यहाँ पर योगदान करता है। 56 का आंसर हो जाएगा क्या, करेक्ट आंसर यहाँ से एक तो जाएगा मुगल साम्राज्य का दुर्बल होना। ठीक है, कि जो 18वीं शताब्दी में सिख की महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति बन गई थी और उन्होंने गुरु गोविंद सिंह के अधीन एक मजबूत रणनीतिक सैन्य शक्ति के रूप में खुद को संगठित किया था, जो 10वें और अंतिम गुरु थे, और इससे सिखों को पंजाब में एक ध्यान क्षेत्र राज्य बनाने को लेकर मदद मिलती थी। साथ ही मुगल साम्राज्य को दुर्बल होना, नादिर शाह एवं अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण और प्रांतीय शासकों के आंतरिक संघर्ष। ठीक है, तो यहाँ से आंसर सभी यहाँ से करेक्ट होंगे। 56 का डी करेक्ट है। आगे आते हैं क्वेश्चन 57 नंबर, वास्को डी गामा ने निम्नलिखित में से किससे सहायता से कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह पर आया था। आंसर हो जाएगा 57 का करेक्ट आंसर, ये गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद की सहायता से। ये यहाँ से 57 का सही आंसर है, क्योंकि अहमद इब्न माजिद ने वास्को डी गामा को अफ्रीका से भारत तक की रास्ता खोजने में क्या मदद की थी। ठीक है, और अहमद इब्न माजिद का जन्म ओमान में हुआ था और वह एक अरब नाविक था जिसका जन्म 1421 में हुआ था और उसकी मृत्यु 1500 में हो गई थी। 57 का ये करेक्ट है। 58 नंबर आते हैं, यूरोपीय व्यापारिक समुदाय को भारत आने का सही क्रम क्या है। सही क्रम हो जाएगा यहाँ से, ये पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेन और फ्रेंच इसका आंसर होगा। ठीक है, विदेशी देख सकते हैं पुर्तगाली का सर्वप्रथम थे, उनके पश्चात डच, अंग्रेज, डेनिस, फ्रांसीस आए थे। डचों ने अंग्रेजों से पहले भारत आने के बावजूद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डच ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले हुई थी। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन 58 का बी। 59 कौन सम्मिलित नहीं कर रहा है। 59 में नहीं सम्मिलित कर रहा है, ये हो जाएगा बी, फ्रैंको मार्टिन, ब्रिटिश इसका सही आंसर होगा 59 का। क्वेश्चन 60 है यहाँ से, इसमें बोला है निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। कौन सा सम्मिलित यहाँ पर 60 में नहीं है। आंसर हो जाएगा शासक और शासनकाल में, डी यहाँ से आंसर होगा सैफ उद्दौला 1766 से 1775। सैफ उद्दौला 1766 से 1770 होना चाहिए, 75 नहीं। निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था। 61 का आंसर हो जाएगा डी, ये चिन किलिच खान इसका करेक्ट आंसर होगा 61 का। 62 नंबर है, अकबर के अधीन मनसबदारी प्रणाली के संबंध में विचार करना है। मनसबदारों को केवल नगद भुगतान किया जाता था, ये बात गलत है, क्योंकि अकबर के मनसबदारी प्रबंध मनसब रैंक से होती थी और ये प्रतिष्ठा और वेतन पर निर्धारित होता था। मनसबदारों को केवल नगद वेतन नहीं बल्कि जागीरें या भूमि राजस्व को अधिकार होता था। पहला गलत हो जाएगा। मनसबकार पद स्थिति वेतन निर्धारित करता था, करेक्ट है। मनसबदार वंशानुगत होते थे, ये बात गलत है, क्योंकि मनसबदार वंशानुगत नहीं होते थे। बादशाह की इच्छा के अनुसार यहाँ पर दिया गया पद वापस ले लिया सकता था। 1 गलत है, 3 भी गलत है, ओनली 2 करेक्ट है, बी। क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं 62 हो गया। 63 नंबर, फतेहपुर सीकरी की इबादत खाना का उपयोग अकबर द्वारा किया जाता था। कैसे अकबर द्वारा किया जाता था? इनके धार्मिक मामलों के बहस आयोजित करने के लिए। ठीक है, क्योंकि इबादत खाना का निर्माण अकबर ने धार्मिक चर्चाओं के लिए कराया था। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, जैन, ईसाई आदि धर्मों के विद्वान और बीच में विवाद होते थे। इसका उद्देश्य धार्मिक सहिष्णुता के संवाद को बढ़ावा देना होता था। बी करेक्ट आंसर होगा। 68 है, शेरशाह सूरी की राजस्व प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन इसकी विशेषताएं होंगी। देखो कौन सी इसकी विशेषताएं, एक तो भूमि की माप होना है ना, भूमि की माप कार्रवाई, उसे उपजाऊपन होना, उसके आधार पर वर्गीकृत किया जाता था और किसानों के प्रत्यक्ष समझौता किया जाता था। इससे बिचौलियों की भूमिका कम होती थी और राज्यों को स्थिर आय मिलती थी। इससे क्या होता था, इससे व्यवस्था बाद में मुगलों की भी अपनाई थी। तीनों बातें करेक्ट हो जाएंगी। आंसर 64 का सी। 65 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित है। कौन सा यहाँ पर सही सम्मिलित कर रहा है 65 पे, करेक्ट आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम हुमायूंनामा इसका सही आंसर होगा 65 का। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी जो हुमायूं के जीवन पर आधारित थी और अन्य युग में यहाँ पर गलत है, क्योंकि तुजू के बाद जहांगीर ने, आईन अकबरी अबुल फजल ने और अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा था। 65 का बी। 66 है, भक्ति आंदोलन के संबंध में विचार करना है। इसने कर्मकांड के स्थान पर भक्ति पर जोर दिया था। 66 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा। 66 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो होगा 66 का पहला करेक्ट है ना। सेकंड बात क्या है, सेकंड बात यहाँ से ठीक है, पहला करेक्ट, इसने जातिगत भेदभाव को खारिज कर दिया था, ये बात भी करेक्ट है। तीसरा है, इसने क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग को बढ़ावा दिया था। तीनों बातें करेक्ट हैं। 66 का आंसर सी।
67 नंबर 67, निम्नलिखित में से किसने सुलह कुल सार्वभौमिक शक्ति शांति की नीति के पेश की थी? आंसर हो जाएगा 67 का करेक्ट आंसर अकबर इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि अकबर ने सुलह कुल की नीति अपनाई थी। इसका अर्थ था कि सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता और समान व्यवहार था, और नीति उनके धार्मिक और राजनीतिक एकता के दृष्टिकोण को दर्शाती थी। 68 नंबर है 68 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला है कि पानीपत के तृतीय युद्ध, तीसरा है ना, पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 के बारे में विचार करना है। ये मराठों और अहमद अब्दाली के बीच लड़ा गया था। 68 का पहला करेक्ट है। सेकंड, इसने भारत में मुगल शासन के अंत को चिन्हित किया था। सेकंड क्या होगा? गलत है। ठीक है। तीसरा, इसने उत्तर भारत में मराठा शक्ति को कमजोर कर दिया था। 60 का ये बात करेक्ट है। 1 और 3 सिर्फ करेक्ट है, आंसर है। 69, मनसबदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? पता होगा सबको, किसके द्वारा की गई थी? अकबर द्वारा, है ना। अकबर ने अपने प्रशासनिक सुधारों में हिस्से के रूप में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की थी। ठीक है, और जो इसका अर्थ क्या था? इसका अर्थ होता था पद या रैंक, है ना। ये स्थिति वेतन और रखे जाने वाले घुड़सवारों की संख्या निर्धारित करती थी। ये वंशानुगत नहीं होती थी। अभी हम लोग ने ऊपर देखा था। आंसर क्या होगा? 69 का सी। 70, निम्नलिखित में से किसने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया था? 70 का सही आंसर हो जाएगा बी, अकबर। ठीक है, अकबर ने 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया था। इसका उपयोग विभिन्न धर्मों के विद्वानों के बीच धार्मिक चर्चाओं के लिए बनाया गया था। 71, मुगल चित्रकला के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहली बात बोला है कि मुगल चित्रकला में औपचारिक शुरुआत हुमायूं के शासनकाल में हुई थी। वे फारस के चित्रकारों को लेकर भारत आए थे। पहला क्या होगा? 71 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से एकदम करेक्ट है। सेकंड, अकबर के शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ था और दरबार में एक सुव्यवस्थित चित्रशाला स्थापित की गई थी। सेकंड बात भी सही है। तीसरा, औरंगजेब के शासनकाल में मुगल चित्रकला को शाही संरक्षण चरम पर प्राप्त हो गए थे। तीसरी बात गलत है, क्योंकि औरंगजेब ने चित्रकला को विरोध संरक्षण नहीं दिया था। उसके काल में शाही संरक्षण कमी आई थी और कलाकार प्रांतीय दरबारों की ओर चले गए थे। 1 2 करेक्ट है। 72 नंबर क्वेश्चन है 72, मुगल काल में दौरान जजिया कर किसने फिर से लगाया था? आंसर 72 का हो जाएगा, ये किसने फिर से लगाया था? करेक्ट आंसर डी, औरंगजेब इसका आंसर होगा। औरंगजेब ने 1679 में फिर से यहाँ पर लगाया था जजिया कर, जिसे पहले अकबर द्वारा समाप्त कर दिया गया था। 73 नंबर है, महाभारत का फारसी अनुवाद नजमनामा किसके शासनकाल में किया गया था? करेक्ट आंसर 73 का हो जाएगा, ये किया गया था अकबर। अकबर ने संस्कृत ग्रंथों के फारसी में अनुवाद को बढ़ावा दिया था और उसके संरक्षण में महाभारत अनुवाद और रजमनामा के रूप में किया गया था। आंसर 73 का बी। 74 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पहला बोला है, मतलब इसमें बोला है कि भारत में सूफी परंपराओं के संबंध में विचार करना है। सूफी संत ने ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति पर जोर दिया था। पहला 74 का पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, उन्होंने आमतौर पर कठोर रूढ़िवादी को खारिज कर दिया था। सेकंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, उन्होंने खानका स्थापित किए थे। तीसरी बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, खानकाओं को शिक्षण से दान के केंद्र के रूप में स्थापित किया था। तीनों बातें करेक्ट हैं। आंसर 74 का 1 2 और 3 डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पर आज 74 ही क्वेश्चन कवर करेंगे। बाकी 75 से 150 तक हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे कल। ठीक है, तो इस टाइप से कल यहाँ पर पूरा करने के बाद हम लोग यहाँ पर जो आस्था का टेस्ट नंबर 3 है वो भी फिनिश हो जाएगा। ठीक है, और हम लोगों ने कल यहाँ पर केजीएस का टेस्ट देखा था, केजीएस का टेस्ट नंबर 12 वो भी आप देख सकते हो। और देखो एक बात इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि जो भी टॉपिक इसके अंतर्गत आ रहे हैं वो टॉपिक को आपको जरूर क्लियर करते जाना है, वो जरूर कवर करते जाना है, क्योंकि यहाँ पर उस टॉपिक से अगर दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम में तो आप गलत करके आओगे, जैसे यूपीएससी ने किया। ठीक है, तो देखो रिलेट करके चलो चीज़ों को, जरूरी नहीं कि यूपीएससी जैसा पेपर पूछेगा बीपीएससी वो तो नहीं पूछेगा, लेकिन चीज़ों को रिलेट करते हुए करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, बाकी कुछ पूछना टेलीग्राम से आप पूछ सकते हो, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पर टेलीग्राम आईडी होगी। ठीक है, यूपीएससी नॉलेज टेक